अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं PNN स्पेशल। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। नाजरीन, आज के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार पाए हैं। इलेक्शन कमीशन ने 13 सितंबर का अपना फैसला आज जारी किया है और 20 दिन का वक्त दिया गया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए जाएं, क्योंकि गुज़िश्ता जो इलेक्शंस थे वो साफ शफाफ नहीं थे। अलबत्ता तहरीक इंसाफ ने हाई कोर्ट जाने का ऐलान किया है। आज के दिन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मरी में पार्टी अहदेदारों के साथ बैठे, गपशप लगाई और उन्होंने कहा कि मैं झूठ बोलकर इख्तिदार हासिल नहीं करना चाहता। साथ ही साथ उन्होंने 2017 को याद किया। वो 2017 जिससे वो छोड़ आए थे, वो मामला अल्लाह पर छोड़ दिया था। वो कहते हैं कि तलवारों और कुल्हाड़ियों से वार करके हमने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया। मुझे सिर्फ बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाल दिया गया और उन्होंने कहा कि हमने हंसता बसता मुल्क उजाड़ दिया। हमने कभी अपनी गलतियों से सीखा नहीं, हमने माजी से कुछ सबक हासिल नहीं किया। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो जो लंदन में अपना मामला अल्लाह पर छोड़ कर आए थे, उन्हें मरी में वो मामला क्यों याद आ रहा है, और अगर याद आ रहा है तो किस हद तक याद आ रहा है, किस हद तक वो जा सकते हैं, इसको भी हम देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब ने एक टीवी इंटरव्यू में दिल की बातें कही हैं। सबसे पहले तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो आजकल बुजुर्ग सियासतदानों को हदफ तनकीद बनाए हुए हैं, उनको वो कहते हैं कि अभी वो ट्रेन नहीं है, अंडर ट्रेनिंग है, ज़ेर तरबियत हैं। और जरदारी साहब ने बुजुर्ग सियासतदानों के हक़ में बात की और ये कहा कि एक्सपीरियंस बात दुरुस्त है। ये मौलाना फजलुर रहमान ने भी बात की है, लेकिन नौजवानों को एंगेज करने की ये कोशिश बिलावल भुट्टो जरदारी की, इसे जरदारी साहब रोक भी नहीं रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर मैं रोकूंगा तो और मसला होगा। अलबत्ता जरदारी साहब को यह अंदाज़ा है कि आइंदा मखलूत हुकूमत होगी। गो के गुज़श्ता तजर्बे को उन्होंने कहा कि एक मुश्किल तजर्बा था। खैर, मामलात किस तरफ जाते हैं, अगर तजर्बा मुश्किल था तो आइंदा आने वाले दिनों में इस तजर्बे को दोहराया क्यों जाएगा। और वो भी ये कहते हैं कि शायद अगला इत्तेहाद जो उसे हम लीड कर रहे हो, तो हम अपनी गलतियों को क्यों दोहराने वाले हैं। पैनल आपके साथ शेयर करता हूँ। नज़ीर लगारी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अहमद रज़ा कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं जमील अहमद ख़ान साहब। आप तीनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। लगारी साहब, आपसे शुरू करते हैं। जरदारी साहब का इंटरव्यू यकीनन बहुत से सवालों का जवाब है। अलबत्ता वो जब ये कहते हैं कि तजर्बा जो है वो बड़ा मुश्किल था, और फिर साथ ही वो ये भी कहते हैं कि आइंदा भी एक मखलूत हुकूमत होगी, तो हम फिर वही गलती करने जा रहे हैं जो ट्राइड एंड टेस्टेड 16 महीने का हमारे सामने है मामला, कि जिसमें मईशत नहीं संभली, उसके अलावा दीगर कई फ्रंट्स पर हमारी नाकामियां रहीं। बस हमने वो 16 महीने का टाइम पूरा किया, पता नहीं किसकी ज़िद थी, किसकी अना थी, किसके मामलात थे। अब 16 महीने के तजर्बे को हम आइंदा 5 साल के लिए मुसल्लत करेंगे। इतना मुश्किल तजर्बा, वो भी 5 साल के लिए, तो ये जमहूरियत की गाड़ी चलेगी कैसे? हम बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि कौन 8 फरवरी को देखता है और कौन 8 फरवरी तक पहुंचता है और कौन 8 फरवरी को नतीजा हासिल करता है। क्या इलेक्शन इंजीनियर्ड होंगे, मैनिपुलेटेड होंगे, रिग्ड होंगे, या साफ और शफाफ होंगे। और फिर ये कि पाकिस्तान में कौन सी पार्टी अक्सरियत हासिल करेगी, नंबर 1। तो क्या हम पार्लियामेंट वजूद में आएगी, क्या एक ऐसी असम्बली वजूद में आएगी जिसके पास कतई कोई अक्सरियत नहीं होगी। और क्या ऐसा है कि 40-40, 50-50, 60-60 सीटें लेकर पार्टियां जो हैं, बड़ी पार्टियां, ये सीटें हासिल करेंगी, बाकी जो सीटें हैं वो आज़ाद उम्मीदवार या छोटी पार्टियां हासिल करेंगी। हमें इस बात का किसी चीज़ का भी इस वक्त अंदाज़ा नहीं है। और इस वक्त हमने सिर्फ एक ही इंतखाबी मुहिम देखी है जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने शुरू की, मिट्टी से। और मिट्टी का जो जलसा था, मुझे वो मिट्टी की तारीख का, मिट्टी के इर्द गिर्द के अजला जितने भी हैं, मैं उस पूरे जोग्राफी को जानता हूँ, पूरे इलाकों को जानता हूँ कि मिट्टी के आसपास मीरपुर खास है, उमरकोट है, बदीन है, और बदीन के साथ टंडो मोहम्मद खान भी है, टंडोला यार भी है, मोटियारी भी है। फिर सारे ये इलाके जो हैं, ये जो दरियाए सिंध के मशरकी किनारे के वस्ती इलाके हैं, इन इलाकों में कभी इतना बड़ा जलसा और इतना पुरजोश किस्म का जलसा पहले नहीं हुआ है। तो सिंध उनका होम ग्राउंड है और सिंध में उनके सामने कोई ऐसी बड़ी पार्टी और शख्सियत भी नहीं है जो उनको चैलेंज कर सके। अब मसला जाकर पड़ेगा पंजाब में सराइकी बेल्ट जो है वो उसके अंदर बहुत दिलचस्प खेल होगा। वहाँ पर PTI का जो असरात हैं वो मुझे उस तरह नज़र नहीं आ रहे हैं। हम यहाँ से अगर शुरू करते हैं, कश्मीर से हम आगे निकलते हैं, तो पहली तहसील रोजहान आती है। रोजहान में मजारी खानदान 2 हिस्सों है, बहुत पहले से बटा हुआ है। एक बंगला इच्छा होता था और एक रोजहान होता था। रोजहान में
चीफ फैमिली रहती थी, मीर बलख्शर मज़ारी और दूसरी तरफ आशिक मोहम्मद मज़ारी और उनकी बेटी श्री मज़ारी जो है वो मैदान में रही हैं। अभी कुछ दिनों पहले तक थी और अब जो है इधर जो है दोस्तनामा मज़ारी होंगे। लेकिन शौकत मज़ारी के और लियाकत मज़ारी के जो ख़ानदान है वो अपने बहुत बड़े असरात भी रखता है और नतीजा भी हासिल कर सकता है। तो अब ये देखना है कि यहाँ पर दोनों में ना उस तरफ को ना इस तरफ को पीटीआई कहीं भी नहीं है। तो ये रुझान पर पीटीआई की सीट नहीं है। आगे राजनपुर वाली सीट जो है यहाँ पर सरदार नसरुल्लाह खान दृशक हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। वो लड़ेंगे भी अगर पीटीआई के टिकट पर तो वहां खड़े होंगे जहां उनसे कहा जाएगा, वो किसी दूसरी तरफ नहीं जाएंगे। फिर उससे आगे बढ़ते हैं, जहांपुर की सीट है। जहांपुर की सीट में मोहसिन लगारी जीते थे अभी कुछ ही अर्सा पहले जब जाफर लगारी का इंतकाल हुआ था। तो उसके बाद अब उनके जीतने के कोई इम्कानात नहीं हैं। और अगर ये खुशफहमी है कि जनाब वो अवैस लगारी के बेटे जीत जाएंगे और फारूक लगारी के पोते जीत जाएंगे, तो ये भी एक ख्वाब ही है। वहां पर मुकाबला होगा और बड़ा मुकाबला होगा। मेरा ख्याल है कि शायद शादिया आबिद को आगे लाया जाएगा और वो बड़ा मुकाबला करेंगी यहाँ पर। और डेरा गाजी खान की सीट पर 3 बार जो है हार चुका है चीफ खानदान से। खुद लगारी साहब खुद हार गए थे, फारूक लगारी हार गए थे उसके अलावा उनके अलावा जो है वो उनके बेटे हार चुके हैं, जमाल खान लगारी भी हार चुके हैं। और बराबर वाली सीट जो है जहां मोहम्मद खान लगारी जीतते हैं, वो सीट जो है वो भी अब पीटीआई के पास नहीं है। पीटीआई के पास डेरा गाजी खान से तकरीबन फारिग हो चुकी है। और ज़रताज गुल वजीर अगर खड़ी भी होती है पीटीआई से तब भी वो नहीं जीत रही हैं। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं लगारी साहब, ये तो इलेक्शन के डायनेमिक्स हैं, कथा कलामी की माजरत, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि 16 महीने का जो तजर्बा है वो हमारे सामने है, हमने वही तजर्बा फिर दोहराना है? यानी ये जो डायनेमिक्स आप बयान करें यकीनन यही होने नहीं चाह रहा है। खिलाड़ी नए होंगे, वो नहीं होंगे। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि ये जो सोचा जा रहा है कि डोमिनेशन होगी, पीएमएलएन की क़यादत में कोई हुकूमत बनने जा रही है, ये इसके मुझे दूर दूर तक असरात नजर नहीं आ रहे हैं। पीटीआई का क्या रोल बनता है ये सामने खुलकर और आगे आएगा। क्या पीटीआई को जब निशान मिल गया है तो अब उनकी लीडरशिप क्या होगी? इंतखाबात होते हैं, कौन आते हैं आगे? क्या शाह महमूद कुरैशी आते हैं? शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी 40,000 वोटों से हार गई थी। अच्छा, अब ये कहना कि यहां से सिर्फ पीटीआई या नून लीग में से कोई जीतेगा सरायकी बैठ में, तो ये खाम ख्याली है। यहां पर एक बड़ी जो मुझे नजर आ रहा है वो पीपल्स पार्टी और इस्तेकाम वाले जो है वो अपनी कुछ पोजीशन बना सकेंगे। सेंट्रल पंजाब में भी सूरत हाल इससे मुख्तलिफ नहीं रहेगी। और फैसलाबाद डिवीजन और बड़े फैसला को नतायज होंगे, लेकिन ये दोनों पार्टियों के वो नहीं होंगे जो साबिक हुक्मरान पार्टी है पीटीआई। यानी आपका कहना ये, आपकी बात का टेक अवे ये है कि खिलाड़ी नए होंगे, लेकिन इसमें मेरा एक कंसर्न है, कसूरी साहब, लगारी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है कि खिलाड़ी नए होंगे, लेकिन मसला यह है कि खेल तो फिर वही पुराना है, वही हमने पुरानी एपिसोड को नए चेहरों के साथ अगर लेकर आना है तो फिर मसाइल तो हमारे वहीं के वहीं खड़े हैं, हल तो नहीं है कोई। देखें, बात यह है कि लगारी साहब ने बड़ी इन डेप्थ स्टडी दी है इलेक्शंस के ब्रेकअप की, हैट ऑफ टू हिम। लेकिन मुझे अगर पूछे मेरी कैंडिड ओपिनियन, तो मुझे इलेक्शन तक पहुंचते हुए बड़े मुश्किल हालात नज़र आते हैं। मुझे नज़र नहीं आता कि हम 8 जो है फरवरी तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि यहाँ ख़ासा एक हॉस्टाइल किस्म का एनवायरनमेंट है। और ये जो इस्तेकाम पार्टी और बाकी दूसरे हैं, ये जो हैं ये इनको कहते हैं इलेक्टेबल, और सियासत की ज़बान में इनको कहते हैं लोटेज। अब ये जो हैं ये अपने हलकों में एंटर नहीं हो पाएंगे। ये जिस दिन जाएंगे इनको लोग जूते मारेंगे, पथराव करेंगे, और 4-5 दिन के बाद ये तंबू शंबू खेड़ के घरों को आ जाएंगे। इसी तरह बाकियों के साथ भी होना है। सी पोजीशन ये है कि जब तक आप लेवल ग्राउंड नहीं देंगे, इमरान खान इज़ ए रियलिटी, कोई उसको पसंद करे या ना करे। आई एम नॉट ए वेरी बिग फैन ऑफ इमरान खान, बट आई एम ए वेरी ऑब्जेक्टिव एनालिस्ट ऑफ पॉलिटिक्स। आई एम द सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन ऑफ दिस कंट्री। मैं 1970 में आई वॉज मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान, जबकि आज के सियासतदान शायद कई पैदा नहीं होते और कई प्राइमरी शमरी में पढ़ते होंगे। तो पोजीशन ये है
कि मैं 1.5 साल से कह रहा हूँ कि मुझे इलेक्शन नज़र नहीं आते। आपको देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अलाउ किया था, लेकिन मैं 1 साल पहले से कह रहा था मुझे इलेक्शन इस मुल्क में होते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो अब चीज़ ये है कि हमारे यहाँ इलेक्शन की इसलिए ख्वाहिश की जा रही है कि एक फार्मूला बनाया गया है कि स्टेबल पॉलिटिक्स give birth to a stable economy, and a stable economy will give birth to a strong security. Pakistan is a security state, और पाकिस्तान is facing a belligerent neighbor जिसके साथ हमारी 48, 65, 71 की 3 वॉर्स हो चुकी हुई हैं, और 16 दिसंबर 1971 को आधा पाकिस्तान उस belligerent पावर ने तोड़ दिया। तो चीज़ ये है कि अगर आपके डिस्टर्ब हो जाता है और इलेक्शंस वगैरह नहीं हो पाते, तो देखें कि इसका जो है इकॉनमी अगर कमज़ोर हो जाए तो उससे सिक्योरिटी पर डायरेक्टली इफ़ेक्ट पड़ता है। और उसकी मिसाल है, उसकी केस स्टडी है अपना सोवियत रशिया इन अफ़गानिस्तान। व्हेन दे ओवरस्टेड फ्रॉम 79 to 89, द सोवियत रशिया फेल अंडर इट्स ओन इकोनॉमिक वेट, और एक सुपर पावर जो थी वो जो है अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो सकी, और उन्होंने अपने टैंक्स और अपनी गन्स बेचना शुरू कर दिया। एज अगेंस्ट दैट पाकिस्तान इज़ अ वेरी स्मॉल एंटिटी, पोलिटिकल एंटिटी। सो देयरफॉर अगर यहाँ पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, विच माइट गिव बर्थ टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आती तो अगर आपका जो है डिफेंस जो है आपका कमज़ोर होता है, क्योंकि बिकॉज यू आर ए सिक्योरिटी स्टेट, तो वी विल गो बैक टू स्क्वायर वन। तो मुझे फॉर द फेस ऑफ इट जो इलेक्शंस हैं वो इस सारे मसले का हल हैं। अब उसको हम जितना भी कह लें, वो कि उसमें कितनी कोई जमहूरियत है या कितनी कोई शफाफियत है। जमील अहमद खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। जमील अहमद खान साहब, 8 फरवरी 2024 की तारीख आ चुकी है, लेकिन कसूरी साहब अपने तजर्बे की बुनियाद पर, उनका कैंडिड ओपिनियन है, उन्होंने कहा कि वो 8 फरवरी तक हमें पहुंचता ही नहीं देख रहे। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन होते उन्हें नज़र ही नहीं आ रहे हैं। ये जो माहौल है ये कितना ख़तरनाक है कि हम सब इलेक्शन के लिए तैयार हैं ज़हनी तौर पर। इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारियां कर रहा है, सियासी जमातें अपनी तैयारियां कर रही हैं, लेकिन अब भी तारीख आने के बावजूद हमें पता ही नहीं है कि ये दिन उसका इनेकाद होगा भी नहीं होगा। गो के सुप्रीम कोर्ट ने हमें मना किया, हमने इसमें बात नहीं करनी, लेकिन मैं सिर्फ कसूरी साहब की बात पे आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये शुकूक अभी तक क्यों है? जी देखें, जब वसवसे पैदा कर दिए जाएं माशरे में, और जब ऐसे अवामिल हों कि जिसमें लोगों का ट्रस्ट लेवल को कम किया जाए या कम हो जाए, तो फिर ऐसे वसवसे उठ सकते हैं और उसके अवामिल होते हैं, जैसे कसूरी साहब ने भी फरमाया। देखिए, इसके कुछ इंटरनल अवामिल हैं और कुछ एक्सटर्नल अवामिल हैं। जब तक कि इसका तजिया करके नाज़रीन के सामने पेश न किया जाए तो ये पूरा एक बड़े पैराहे में समझ में नहीं आएगी बात। इसका नेशनल पैराहा तो ये है कि यह हकीकत है कि हर खराबी अगर जमहूरियत पैदा करती है तो उसका इलाज भी जमहूरियत में ही तलाश किया जाता है। ये हमारी बात नहीं है, दुनिया की बहुत सारे नेशंस ने इंक्लूडिंग फ्रांस ने इस पर तजर्बा किया हुआ है 160 साल तक। तो हमारे यहाँ भी इसमें कोई शक नहीं कि जमहूरियत ने बहुत सारी खराबियां पैदा की हैं, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो गवर्नेंस का मामला हो, चाहे वो और मामलात हों, लेकिन इसका इलाज भी सिर्फ जमहूरियत में। अब आ जाते हैं कि इंटरनल मामलात, इस वक्त इंटरनल डायनामिक्स, आपकी इकोनॉमी की बात हो रही थी, 136 बिलियन डॉलर एक्सटर्नल आपके डेट है, यानी कि कर्ज है आपके ऊपर, और इंटरनल डेट आपके पास 60,000 बिलियन रुपए का है। आपकी इकोनॉमिक कंडीशन तो ये है कि अभी आई और अभी गई। तो ऐसी सूरत में आपकी इकोनॉमिक अगर कंडीशन ये हो तो नेशनल सिक्योरिटी का तो पूरा दारोमदार आपकी इकोनॉमिक्स पर है। अगर आपकी इकोनॉमी बैठ गई तो अभी आपको सामने मिसाल दे रहे थे कसूरी साहब सामने, तो अब चिकन और एग का, अंडे और मुर्गी का मसला आ जाता है कि पहले क्या किया जाए। अगर इकोनॉमी को ठीक किया जाए तो गवर्नेंस हमारी जमीन बोस हो चुकी है, और उस गवर्नेंस जमीन बोस होने की वजह से ये जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल वगैरह बनाया जा रहा है, मैं समझता हूँ जिसकी जरूरत भी थी। और जब मैं खुद तैनात था सफीर के तौर पर यूएई में, तो वहां के सरबराह मुझे कहते थे
कि आपके मुल्क में 24 एजेंसियां हैं, हमारे लोग इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं, तंग होके वापस आ जाते हैं, और यही शिकायत मुख्तलिफ इन्वेस्टर से और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने आते थे उनके तरफ से थी। तो ये गैर मामूली हालात में गैर मामूली फैसले किए गए हैं, जैसे SICF है। तो इसी तरीके से गैर मामूली हालात में गैर मामूली फैसले करते हुए इलेक्शन भी पोस्टपोन हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी इकोनॉमी बैठने लगी तो आप 10 इलेक्शन करा लें, क्योंकि आपके पास टाइम फ्रेम बहुत कम है ना। आपके पास टाइम और आपके पास अपने जो दिए हुए अंदरूनी हालात है। अब आ जाते हैं बैरूनी हालात पर। जिस तरह बैरूनी हालात रोनुमा हो रहे हैं इस खित्ते में, और मेरा इशारा इस वक्त गजा से है, हमने अभी तक वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाए यूक्रेन के जो इम्पैक्ट पड़ा है हम पर, हम जैसे ममालिक पर और पर भी पड़ा है और हम पर भी पड़ा है। अब अगर गाजा वाला मामला ये 4 दिन के पास के बाद जिस तरह नेतन्याहू कह रहे हैं, जिस तरह अमेरिका से खबरें आ रही हैं, तो वो बड़ी शदोमत से और बड़ी तेजी से दोबारा वही मामला शुरू हो जाएगा। ईरान के इस वक्त वजीर खारजा हिजबुल्लाह के साथ मीटिंग लेबनान में कर रहे हैं, और होतीज अपने ड्रोन उधर भेज रहे हैं और मिसाइल फायर कर रहे हैं। तो ये मामला अगर थोड़ा सा फैल गया तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट भी हम पर आ जाएगा। तो जब ये ऐसे इम्पैक्ट आना शुरू होंगे तो फिर तो मुमकिनात हो सकता है, वगरना इस लेकिन वक्त ये दुनिया के जमील अहमद खान साहब आपकी जो बात है, एक लास्ट जुमला कह जी दूं, जी प्लीज कहें। लास्ट जुमला, कि दुनिया के जो ममालिक हैं उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर कोई मुल्क जमहूरियत को डगर से उतर जाता है तो वो उसकी इमदाद नहीं कर सकते हैं। हमारा मुल्क इस वक्त इमदाद पर चलने वाला IMF है, वर्ल्ड बैंक है, वगैरह वगैरह। तो उसकी वजह से हम मुतहम्मल नहीं हो सकते कि जमहूरियत की पटरी से हम उतर जाएं, मां सिवाय चंद हमारे ऐसे दोस्त ममालिक हैं जो चाहते हैं कि अथॉरिटेरियन रिजीम हो, ताकि हम स्टेबलाइज अपने आप को कर लें, और स्टेबलाइज करने के बाद फिर हम चाहे जमहूरियत अपनाएं या जो भी अपनाएं। तो ये दो आरा है हमारे सामने, लिहाजा देयर इज अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, सो एवरीथिंग इज पॉसिबल बिफोर the 8th February or even after 8th February, and there are articles of the constitution which could be used, which Mr. Kasuri would be in a better position to throw light. जी मैं उनकी तरफ जाऊंगा, उनसे पूछता हूं कि क्या फिर इसका रास्ता होगा अगर ऐसा हो। लेकिन बुनियादी तौर पर जमहूरियत के तहत इस मुल्क को चलना है, जमहूरी निज़ाम के तहत इस मुल्क को हमने मजबूत करना है। लगारी साहब, हमने तो बात करनी थी सियासी जमातों के बयानिए, सियासी जमातों के मंशूर इल्ज़ाम तराशियों पे, लेकिन मैं हैरान इस चीज़ पे हूँ कि अब भी यानी हम नवंबर ऑलमोस्ट गुजार चुके हैं, दिसंबर, जनवरी और फिर फरवरी हमारे सामने है। हम 8 फरवरी के फेज़ में जा चुके हैं, हम सब जा चुके हैं, लेकिन अभी भी ये राय मौजूद है कि गैर मामूली हालात हों तो इलेक्शन नहीं होंगे। ये कितना परेशान कुन है, ये कितना तशवीशनाक है। ये बताता है कि हम मजबूत ही नहीं, और हमारी जमहूरियत फिर इन हालात में फिर कैसे पनपेगी, कैसे मजबूत होगी। अभी तो उसके वजूद पे ही सवाल है। इंतहाई मोहतरम हमारे जमील अहमद खान साहब ने जो तजिया पेश किया है उससे मैं बड़ी हद तक इत्तफाक करता हूँ, लेकिन जो कुछ अथॉरिटेरियन रूल में होता रहा इस पाकिस्तान के साथ, 4 किस्म के मार्शल लगाए गए। एक मार्शल ने पाकिस्तान के 3 दरिया फरोख्त किया, उसका सबसे बड़ा कारनामा यही था। और चूंकि पिछले जो वज़ीर आज़म थे, लियाकत अली खान, नाज़मुद्दीन बोगरा, चौधरी मोहम्मद अली, सोहरवर्दी और चंद्रीगर और फिरोज खानून, कोई भी तैयार नहीं था, क्योंकि यूजीन का दबाव था, वर्ल्ड बैंक का दबाव था। यूजीन प्रेसिडेंट था 13 साल के लिए, उसका दबाव था कि जनाब आप पाकिस्तान अपने दरिया बेच दे, सब ने मना कर दिया। तो ये 6 फुट 3 इंच के हमारे टॉल फील्ड मार्शल ने कहा कि मैं करूंगा, मैं दरिया बेचूंगा, कौन मुझे रोकेगा। बेच दिए, कोई पूछने वाला नहीं था। मालूम दिलेवर रहम इक़्तिदार के लिए बेचे थे, और फिर उसके बाद याया खान ने इक़्तिदार के लिए मुख तोड़ा। ये दूसरे आपके अथॉरिटेरियन रूल थे। तीसरे जो थे आपके, वो आपके सामने उन्होंने पूरी सोसाइटी के तार, बुनियादी जो फाइबर है उसको तोड़ के रख दिया, तबाह हो बर्बाद करके रख दिया। इस वक्त और उसके बाद जनाब परवेज मुशर्रफ ने एक घर में अपनी एक जंग को दावत दी और वो अब तक लड़ी जा रही है मुल्क के अंदर। तो अगर आप समझते हैं कि अथॉरिटेरियन रूल आकर इस मुल्क को ठीक कर सकता है, तो मैं समझता हूँ वेरी सॉरी, ऐसा नहीं होने जा रहा है। कोई भी अथॉरिटेरियन रूल जो है पाकिस्तान को, एब्सोल्यूट पावर जो है वो पाकिस्तान को ठीक नहीं, इसलिए कि मफादात बहुत दूर तक जड़ें उनकी फैली हुई हैं लोगों की, और उसको
न वो और ज्यादा गहरी होती चली जाएंगी। जमहूरियत ने भी, हाँ ये ठीक है, जमहूरियत ने डिलीवर नहीं किया है, बहुत बदकिस्मती की बात है, इसलिए कि जमहूरियत का पौधा भी गमलों में लगाया गया था, क्यारियों में लगाया गया था, पनीरियां लगाई गई थी, ये पनीरी लगाओ ये अच्छा फल देगी, ये गमले में इस पौधे को लगाओ अच्छा फल देगा, नहीं दिए उनने फल। आपने नेचुरल पॉलिटिक्स को, हकीकी पॉलिटिक्स को, हकीकी सियासत को नहीं पनपने दिया। आज पनपने, आप पनपने दें, आज आने दें लोगों को, जो आ रहे हैं उनको आने दें, देखें कैसा गुलो गुलजार होता है। इस मुल्क के मसाइल हैं 160, मुझे नहीं मालूम कि 160 है, मेरा ख्याल था कि ये 130 और 135 बिलियन डॉलर तक होगा शायद, जो कह रहे हैं। ये हमारे ऊपर कर्जे हैं और इसके अलावा हमारे जो अंदरूनी कर्जे हैं बहुत ज्यादा हैं। उसके बावजूद पाकिस्तान के संभलने के मौके मौजूद हैं। अगर पाकिस्तान में फ्री, फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शन हो और रूल ऑफ लॉ को माना जाए, अगर सिर्फ कानून को और आइन को पेश नजर रखा जाए, तो ये मुमकिन नहीं है कि सोसाइटी आगे ना बढ़ सके। सोसाइटी के अंदर इतना बड़ा पोटेंशियल मौजूद है, आपके पास मैन पावर बहुत बड़ी है, आपके पास वसाइल बेहिसाब हैं, इतने ज्यादा वसाइल हैं कि दुनिया में कोयले के बड़े जखायर आपके पास हैं, दुनिया में सबसे दूध पैदा करने वाले मुल्क आप, लेकिन आप मीट पैदा करने वाले मुल्क आप हैं। बहुत सी चीजें ऐसी हैं, आप एग्रेरियन, एक दुनिया के लिए फूड बास्केट बनने की पूरी सलाहियत रखते हैं। अगर इन सलाहियतों को इस्तेमाल किया जाए और आप, हमारी अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं होती लगारी साहब, हम दुनिया के फूड बास्केट तो खैर क्या बनेंगे इस वक्त, बन सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं, बन सकते हैं। कसूरी साहब चलें, अब जिस तरह से लगारी साहब ने भी बताया कि जमहूरियत ही एक बेहतरीन तरीका है, अगर उसको सही तरीके से नरिश किया जाए, अगर उसे सही तरीके से उसकी देखभाल की जाए, तो ये तनावर दरख्त बन सकता है, फलदार दरख्त बन सकता है। अब हम चले जाते हैं 8 फरवरी 2024 के फेज़ में। आपकी राय है कि हम शायद उधर तक ना पहुंच सके, लेकिन फॉर द बेटर गुड हम ये अज्यूम करते हैं कि हम जा रहे हैं और जाना भी चाहिए। तो 2013 का जो हमारा इलेक्शन था, उसमें हमने ये कहा कि मुल्क में अंधेरे हैं, हमने अंधेरों का खात्मा करना है, दहशतगर्दी के मामला थे, उससे छुटकारे के लिए एक बयानिया आया, एक नारा लगा, लोगों ने साथ दे दिया और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आ गए। 2013 का इलेक्शन इस एजेंडे पे हो गया। 18 में मामला चला गया एहतिसाब पे, तब्दीली पे, वहाँ से वोट लेके एक और हुकूमत आ गई। अब 2023 का जो इलेक्शन है, जिस तरह की तस्वीर जमील अहमद खान साहब खींच रहे हैं, जिस तरह के खदशात का आप इजहार कर रहे हैं, अब 2023 का इलेक्शन किस एजेंडा पर हो? क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ तो बुजुर्ग सियासतदानों पर चढ़ाई के अलावा और दीगर मामलात के अलावा हमें कुछ मिल नहीं रहा। तो हमें एजेंडा क्या रखना चाहिए इस 2024 के इलेक्शन का कि जिसको हम लेकर जाएं अवाम के पास, उस वोट से जो हुकूमत आए वो उन मसाइल को हल करे फिर। और सियासी पार्टीज ने कौन सा रोड मैप दिया है? मैं कसूरी साहब की पहले एक सेकंड राय ले लूं, जमील अहमद खान साहब, फिर मैं आपके पास भी आ रहा हूं। प्लीज कसूरी साहब। देखिए, बात यह है कि डेमोक्रेसी विदाउट एजुकेशन इज ए हाइपोक्रेसी विदाउट लिमिटेशन। हमारे यहाँ जो वोटर है हमारा 75%, उसमें एक लीथल कॉम्बिनेशन है इलिटरेसी का, अनपढ़, और जहालत और गुर्बत का। आप एक बोरी में कोई चाय, कोई पत्ती, कोई बिस्कुट, कोई आटा ले जाएं और 50 वोट ले लें। इसीलिए आपकी जो सिलेक्शन होती रही है वो इसी किस्म के लोग आते रहे हैं, कोई चौधरी शाबा, कोई चौधरी अल्लाह देता, उसी को करप्ट टू द हिल्ट, उसी जो डकैत, उसी अपने इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में चले जाएं, यहाँ इस्लामाबाद में आके डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इनके जाके इनके डेरों पर देखें, उसी दे आर बर्दा फरोश, दे आर डकैत, दे आर मर्डरर्स। ये डेमोक्रेसी है। ये इनका सिर्फ डेमोक्रेसी का इतना होता है कि इनके जो 3-4 थाने आते हैं, वहाँ थानेदार अपनी मर्जी से लगवा लें, 2-4 मजिस्ट्रेट लगा दें और थाने ला के, और चौधरी साहब जी की गल्ला जी, उनके डेरे से तो कोई निड़े नहीं जा सकता। ये है इस मुल्क की डेमोक्रेसी, और इस डेमोक्रेसी के लिए लोग तगदो करते हैं। चीज़ ये है कि मुझे जो नज़र आता है, मैं थोड़ा सा अगर थोड़ा अलाउ कर दें, क्विकली वाइंड अप करता हूँ। मुझे इस मुल्क में नंबर 1 इलेक्शन होते हुए नहीं नज़र आते। मुझे यहाँ एक इंटरिम सेटअप नज़र आता है फॉर ए लॉन्गेस्ट पीरियड, और उस इंटरिम सेटअप में 2-3-4 चीज़ें होनी है। नंबर 1 कि यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बनेगा जो कि वर्कआउट करेगा ऑन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज ये जो पार्लिमानी जमहूरियत है
इसके बारे में कायद आज़म का 10 जून 1947 का हैंड रिटन नोट है कि दिस डेमोक्रेसी डज नॉट सूट पाकिस्तान उसी, और पाकिस्तान के लिए जो बेहतरीन जो डेमोक्रेसी है दैट इज़ द पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन बनेगा जो कि पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के नोक पलक सही करेगा। वैसे तो हम चरबा उठा के अमेरिका से लाते रहे, बट देन सिस्टम शुड बी रेसी टू द सॉइल, हमारी रिक्वायरमेंट, हमारी हिस्ट्री, हमारे कल्चर के मुताबिक। नंबर 2, यहाँ जो सूबे हैं दे आर अनवील्डी। हमारे सूबे जो हैं लिसान की बुनियाद पर, लिसानी कौमियत, सकाफती कौमियत और जोग्राफी कौमियत पर ये पाकिस्तान के लिए जहर कातिल हैं। ये जब नारे अपने आए रशिया से, हमारे सो कॉल्ड जो थे अपने लीडर वहाँ गए, मियाँ फ़खरुद्दीन वगैरह और ये फैज़ वगैरह, ये वो वहाँ से नारे लेके आए। जब यहाँ वो नारे लगे, इसी बुनियाद पर से जो था वो बांग्लादेश बना, क्योंकि बंगालियों ने कहा हमारा तो कल्चर ही डिफरेंट है, हमारी ज़बान डिफरेंट है, हमारा क्या ताल्लुक़ है वेस्ट पाकिस्तान से। और आज इसी नारों पर सिंधु देश की बात हो रही है, इसी नारे पर ग्रेटर बलूचिस्तान की बात हो रही है, इसी नारे के ऊपर जो है सूबा सरहद में उसी पिछले 70 साल से पख्तूनिस्तान की बात हो रही है। आजकल थोड़े से खामोश हैं, देन वेयर इज़ द पाकिस्तान। तो चीज़ ये है कि यहाँ आपको छोटे सूबे बनाने पड़ेंगे। सूबा अपना बलूचिस्तान में कल्लात, सिब्बी, कल्लात और अपना कोयटा, सिंध में कराची, हैदराबाद एंड अपना सखर, पंजाब में भावलपुर, मुल्तान, लाहौर, सरगोदा, रावलपिंडी और फ्रंटियर में पेशावर, डेरा इस्माइल खान एंड हज़ारा। ये 14 डिस्ट्रिक्ट विद स्मॉल असेंबलीज, 40-50 बंदों की असेंबलियाँ और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर, एंड रेस्ट ऑफ द पावर शुड शिफ्ट टू द सेंटर। आपने देख लिया कि 7वीं तरमीम के तहत जो आपके यहाँ वो जो बीमारी आई अपना, तो उस बीमारी पर सेंट्रल गवर्नमेंट की और व्यूज थे और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के और व्यूज थे। कसूरी साहब, सॉरी आई हैव टू इंटरप्ट, मुझे एक क्विक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इस मामले को फिर जमील अहमद खान साहब की तरफ भी लेकर जाते हैं, उनका भी नुक्ता नज़र समझने की कोशिश करते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। जमील अहमद खान साहब, आपकी तरफ आते हुए ये जो मामलात हैं, जो सवाल था 2013 की इलेक्शन कैंपेन या नारा 2018 का, इसके साथ ज़रा काइंडली इसमें ये भी ऐड कर लें कि इन नारों के बाद अब 2024 का नारा क्या होगा, एजेंडा क्या होना चाहिए। दूसरा, इस सिचुएशन में जो कंसर्न्स आप लोग रेस कर रहे हैं, कसूरी साहब जो बातें कह रहे हैं या आप जो बातें कह रहे हैं, इसमें क्या 16 महीने की कारकर्दगी या 13 से 17 की कारकर्दगी या 18 से 22 की कारकर्दगी कोई मैटर भी करती है? क्योंकि जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं, मेरा कंसर्न माजी नहीं है, मेरा कंसर्न तो मुस्तकबिल है, और उसके बेस पर होगा कोई मंशूर, कोई नारा, कोई बयानिया, तो ही कोई वोट ले सकेगा, और वो अभी तक नजर भी नहीं आ रहा। जी हाँ, सारों की आस और उम्मीद मुस्तकबिल पर ही है, लेकिन माजी से सबक अगर सीखें तो हमें बहुत सारे सबक मिल जाते हैं, जो कि इस डिबेट में इस वक्त गुफ्तगू भी हो रही है लगारी साहब की तरफ से भी, कसूरी साहब की तरफ से भी। तो लिहाजा ये दुरुस्त है जो लगारी साहब ने भी कहा कि हमने बहुत सारे तजर्बात कर लिए अथॉरिटेरियन रूल के, और ये दुरुस्त है जिस तरह कसूरी साहब भी फरमा रहे हैं कि हमारे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। हमारा अलमिया ये है, हमारा मसला ये है कि हम बहुत सारे तजर्बात करते हैं लेकिन बगैर किसी तैयारी के। मिसाल के तौर पर अगर ये इंडिया लिया जाए और अगर ये ख्यालात लिए जाएं तो हमारे के प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी जो कि कई एतबार से बेहतर भी हो सकती है। और सूबे, बिल्कुल ये याह्या खान के ज़माने में भी प्रपोजल आया था कि सूबों को तकरीबन 54 तक ले जाना था, लेकिन चलें कम ही सही, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट है। लेकिन हमारी फॉल्ट लाइन ऐसी है, हमारे सूबों की दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर महरूमियां ऐसी फील करते हैं या उनकी महरूमियां पैदा की जाती हैं, जिसमें आप 5th जनरेशन वार को भी शामिल कर लें, तो ऐसी सूरत में जब तक के बॉटम्स अप मशवरे, सलाह, कंसल्टेटिव प्रोसेस नहीं होगा और कोई सिर्फ ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन बना के या ऊपर से जिस तरह इस्लामाबाद में फैसले किए जाते हैं, अगर कोई फैसला किया गया तो वो यकीनन बहुत डेट्रीमेंटल होगा फॉर दिस कंट्री।
तो लिहाजा इसमें भी हमें बड़ा एहतियात करना पड़ेगा। गो के आइडियली मैंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अपने फ़राइज़ अंजाम दिए हैं और अंदाजा है मुझे कि कौन सा सिस्टम ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन मुझे यह भी अंदाजा है कि हमारे मुल्क में फॉल्ट लाइंस क्या क्या हैं, एथनिसिटी के फॉल्ट लाइंस क्या हैं, सूबों के दरमियान क्या हैं, बाकी फॉल्ट लाइंस क्या हैं, तो उसको भी मद्देनजर रखना पड़ेगा हमें। ये दुरुस्त है कि डेमोक्रेसी बहुत सारे मामलात का हल है, मैं तो पहले कर चुका हूं। अगर कोई खराबी भी पैदा करती है डेमोक्रेसी तो उसका हल भी उसी में, ये दुरुस्त है। लेकिन अब आपके पास टाइम और क्वेश्चन बहुत कम रह गया है, आपके पास गुंजाइश नहीं है कि आप मजीद इंतजार करें। अब आप भंवर में फंसी कश्ती को निकालने के लिए हर हरबा आपने अख्तियार करना होता है और अख्तियार करना पड़ रहा है। और ऐसी सूरत हाल में जो क्विक फिक्स तौर पर किया जाता है उसमें गलतियां भी होती हैं। आपके मुल्क के 120 मिलियन नौजवान ने मिलत ये अपनी आस खोते जा रहे हैं, समुद्रों में गर्क होते जा रहे हैं मुल्क छोड़ के। पिछले साल 1 मिलियन मेरे इस मुल्क का नौजवान जो है वो छोड़ के चला गया मुल्क। तो ये जो नाउमीदियां हैं ये बहुत खतरनाक हैं किसी मुल्क के लिए। लिहाजा ये बात आइडियली दुरुस्त है कि इलेक्शन आ रहा है, 2024 का इलेक्शन है, मैं तमाम पार्टीज को देख रहा हूं, सुहाने ख्वाब तो दिखला रहे हैं कि ठीक हम इकोनॉमी ठीक कर देंगे, हमारे वक्त में डॉलर इतना कम था, हमारे वक्त में बिजली के कारखाने लग गए, हमारे वक्त में बेनजीर इनकम सपोर्ट बन गया। लेकिन खुदारा उससे क्या हमारे मुल्क की कौन कौन सी आमदन में फर्क पड़ा, हमारी इकोनॉमी, हमारे हेल्थ पे क्या फर्क पड़ा, बहुत सारी चीजें तो हमारे गले का हार बन गई। ये बिजली जो ज्यादा पैदा हो रही है इसकी आप और मैं इजाफी पैदावार का जो नहीं खर्च कर रहे हैं उसके भी पैसे दे रहे हैं हम। तो मेरा मकसद कहने का सिर्फ ये है कि इस आस और उम्मीद को हम नहीं तोड़ सकते। हमने अपने एक शॉर्ट टर्म प्लान के तहत इसको कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ लाना होगा। पॉलिटिकल पार्टीज जो इस वक्त आप देख रहे हैं कैंपेन, किसने आपको रोड मैप दिया है कि ये 136 बिलियन डॉलर? मैंने कहा ना मेरा कंसर्न मुस्तकबिल। एक तो आपने बात की कि लोग मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं। आज भी एक टीवी इंटरव्यू में जरदारी साहब कहते हैं कि माहिर लोग जब बैरून मुल्क जाएंगे पाकिस्तानी तो रेमिटेंस आएगा। हमारी अप्रोच आप चेक करें इस सारे मामले में। एक और साहब थे, उन्होंने बड़े फ़ख्र से बताया कि इतना पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान से बाहर गया जब वो वज़ीर आज़म थे, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। खैर, लगारी साहब आपकी तरफ आते हुए जमील अहमद खान साहब कहते हैं कि कंसर्न मुस्तकबिल हो सकता है लेकिन माजी से सबक सीखना होगा। अब हमारा मसला ये है कि हम माजी की भूल भुलैया में उलझ जाते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लंदन में थे तो कहते थे मैंने मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। अब आज उन्हें मरी में वो मामला फिर याद आया, उन्होंने बेटे से तनख्वाह न लेने पे मुझे निकाल दिया, मुल्क जो है वो उस पर तलवारों और कुल्हाड़ियों से वार हो गया। तो हमारा मसला फिर वहीं है, हम माजी में ही हैं, उस विशियस साइकिल में ही हैं, सीख भी कुछ नहीं रहे और फंसे हुए भी वहीं हैं। मसला यह है कि जहां फंसे गए ना वहां से आगे का रास्ता भी तो दिखाई दे रहा है किसी को। और अगर हमारे पास हल वही है जिस हल से हम अब तक बर्बाद होते आए हैं, हम हमारे पास हल के लिए भी वो नुस्खा आता है जो जनाब कसूरी साहब अभी कह रहे हैं। खुदा का खौफ करें, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस मुल्क के लिए कभी कायदे आज़म ने नहीं कहा। कायदे आज़म हमेशा रिकॉर्ड पर है, उन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम इन्फोर्स किया और था पाकिस्तान में। जब कायदे आज़म खुद गवर्नर जनरल बने तो उस वक्त भी पार्लियामेंट्री सिस्टम था और वजीर आज़म के पास ही था सारे का सारा एब्सोल्यूट पावर जो थी वजीर आज़म के पास। मैं आपको भिजवा देता हूँ उनकी राइटिंग साइंड बाय हिम। सर आप मैं आपको भिजवा देता हूँ आपको, मैंने आर्काइव से निकलवाया। मैं 11 अगस्त की तकरीर को उनका बेहतरीन गाइडलाइन समझता हूँ। 11 अगस्त की तकरीर पाकिस्तान पर इंप्लीमेंट कर दीजिए। और ये जो आप इजाफे करते रहे आइन के अंदर इसका प्रियम्बल कायदे आज़म की तकरीर बनाए 11 अगस्त की, फिर पता चलेगा कि आपने क्या बनाना है। वो पापायत लाना चाहते थे इस मुल्क के अंदर, वो मुलायत राज करना चाहते थे इस मुल्क के अंदर, वो फिर कबारियत राज करना चाहते थे, नहीं चाहते थे ये सब कुछ कायदे आज़म। और फिर ये तो पहली बार ठीक किया गया, अब कहा जा रहा है कि नहीं उस आइन को असर पाकिस्तान फंस गया, यहाँ पर हमें फंसा दिया गया है। ये कह कर के ये जनाब क्या हो गया है, सूबे ने अख्तियार ले लिए, ये कौन सी कयामत आ गई है? अगर तारीखी वहदतें अपना अख्तियार ले रही हैं तो उसमें कौन सी कयामत टूट रही है? ये तो सबसे पहले अच्छी सुई में होती है गैस पैदा,
और सुई की गैस सारी दुनिया में हम इस्तेमाल करते हैं, पूरे पाकिस्तान में हम इस्तेमाल करते हैं और कई 50 साल तक इस्तेमाल करते हैं। और हम सुई के आसपास, आप मुझे बताएं, मैं आपको लेकर चलता हूं, सुई के इर्द गिर्द जो है लोग लकड़ियां जलाते हैं, अब भी लकड़ियां जलाते हैं, उनको गैस नहीं मिलती है। और बलूचिस्तान के बहुत से अतला जो हैं जहां पर गैस का कोई तस्वर भी नहीं है। ये क्या बात हुई? सिंध में गैस पैदा होती है, हम सिंध के लोग जो है वो नहीं करते हैं। आप इसका क्या मतलब है कि जहां वसाइल हूं उनको कहा जाए कि अपने वसाइल को जो है भूल जाओ? यानी यहाँ कोयले के सबसे बड़े जखायर मौजूद हैं, तो यहाँ कोयला का इस्तेमाल किया जाएगा, यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा, उसको हम उठाकर कहीं नहीं ले जा सकते। मैं ये कहता हूं कि सूबे पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान एक फेडरेशन है और इस फेडरेशन को हमने मजबूत करना है, डिलीवरिंग डेमोक्रेसी के साथ करना है, ताकत के साथ नहीं, डंडे के साथ नहीं, बंदूक के साथ नहीं। हमने लोगों के साथ डायलॉग के साथ, जमहूरियत के साथ, गुफ्तगू के साथ उनको अपने साथ रखना है। ये कोई तरीका नहीं है कि हम कहें कि जो लोग जनाब ये बात करें, कोई यहाँ सिंध में कोई सिंधु देश की तहरीक नहीं है, बलूचिस्तान में कोई अलहदगी की तहरीक नहीं है। वही है जो लोग जो निवाले भी खाते हैं और वो भी करते हैं, ऐसे लोग हैं। और कौन उन लोगों की परवाह करता है, कहां से वो फंडिंग होती है, ये सब कुछ लोगों के पास खुली हुई है बात। वो वसाइल रोक दें उनके, जहां जहां से भी आते हैं, किसी को भी नहीं मिलेगा। बलूचिस्तान में चांद लोग हैं, क्या ये अब सिंध में एक शख्स भी नहीं रहा है बाकी। जीएम सैयद के पोते ने कहा भाई हमारी जान छोड़ो यार, आप जीएम सैयद को ले जाओ यहाँ से उठाकर, हम नहीं हैं, हम पाकिस्तान के साथ हैं। आप इस बात को कैसे कह रहे हैं कि जनाब यहाँ सिंधु देश की बात हो रही है, पख्तूनिस्तान की बात हो रही है? लोग अब भी यहाँ खड़े हुए, वह अहमद वली खान, बादशाह खान का पोता कह रहे हैं हम पाकिस्तान के साथ हैं। हम खामखा लोगों के ऊपर शक करते हैं कि जनाब वो अलहदगी की बात करे, फुला अलहदगी की बात करे, कोई नहीं करे। विदिन पंजाब अगर कोई कह रहा है हमें सराय सूबा दे दो भाई उसको। अगर कोई पुठवार सूबा दे दो उसको। अगर कोई हजारों सूबा दे दो, कोई इससे मसला नहीं बनता। पाकिस्तान में अगर इस तरह की तकसीम होती है, इस तरह के लोगों को अगर सूबे दिए जाते मुतमईन कर सकते तो करें आप। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप तारीखी वहदतों को कहें कि जनाब ये तो गड़बड़ हो गई है, इससे फेडरेशन जो है उसको खतरा हो गया। पाकिस्तान का फेडरेशन मजबूत हुई है। 18वीं तरमीम को खुदा न खास्ता अगर खत्म किया गया तो आप इस वक्त फंसे हुए एक शख्स की वजह से, एक शख्स की जिद अना हटधर्मी की वजह से आप फंसे हुए। अब अगर यह जिद अना और हटधर्मी हजारों लाखों करोड़ों लोगों में फैल गई तो फिर क्या करेंगे आप लोगों को उनके साथ रहने दें, अपने साथ रखें। हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान वाइबल स्टेट है, पाकिस्तान कायम रहने वाली स्टेट है, पाकिस्तान हमेशा कायम रहने वाली स्टेट है। इसको हम अपने अंदर के खौफ को क्यों हम उसमें डाल देते हैं कि जनाब पाकिस्तान के खतरात रहा करें लोग लसानी बुनियादों पर। लसान कोई हमारी लसान है, इसी जमीन की जुबानें हैं, इसी धरती की जुबानें हैं, सराइकी, बलोची, पश्तो, पंजाबी, सिंधी। वैसे कसूरी साहब, ये जो लगारी साहब वाली बात है, इसको इस डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हुए हमें कॉन्स्पिरेसीज को अब दफन नहीं कर देना चाहिए। बड़ा टाइम हो गया, हमने फिंगर्स पॉइंट कर दी, तुम ये मैं ये, हमें अब एक्सेप्टेंस की तरफ नहीं चला जाना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्पिरेसीज ने हमें दिया क्या है, हमारा हासिल वसूल क्या है? कुछ नहीं हुआ। कसूरी साहब, हम ये कह रहे हैं कि आपके आइन को सबसे ज्यादा काबिल कबूल 18वीं तरमीम ने बनाया। ठीक है, मैं इस पे टेक लेता हूँ लगारी साहब, मैं इस पे कसूरी साहब का भी टेक लेता हूँ। कसूरी साहब, ये सवाल मेरा आपसे था कि हमारा हासिल वसूल क्या है? इन कॉन्स्पिरेसीज के साथ हम चलते रहे, फिंगर्स पॉइंट करते रहे एक दूसरे पे और लोगों को शक की निगाह से देखते रहे। डाइवर्सिटी को अब हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और ये जो आप वाली बात है कि सूबे बनने चाहिए, और फिर वो 18वीं तरमीम से क्या ऐसा मसला है कि चलें जिसका राइट है उसको उसका राइट दे दें? देखें, बात यह है, पाकिस्तान को सूबों ने नहीं बनाया, पाकिस्तान को बनाया मशरकी पाकिस्तान ने, जहाँ 1906 में मुस्लिम लीग बनी, 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई, और फिर 1937 के इलेक्शन में द ओनली प्रॉब्लम्स वेयर मुस्लिम लीग गॉट द मैंडेट एंड A.K. फजल हक बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस। वो दैट वाज द ईस्ट पाकिस्तान, जिसको आपने अपने हाथों से गवा दिया। पंजाब में तो देयर वाज अ यूनियनिस्ट पार्टी जिसका प्रेसिडेंट था अपना सर सिकंदर एंड लेटर ऑन सर सिकंदर खजर हयात, और वो तो एट द टाइम ऑफ पार्टीशन भी दुआ मांग रही थी कि या अल्लाह अंग्रेज बहादुर 100 साल और रहे, और फ्रंटियर में थी देयर कांग्रेस साइड गवर्नमेंट, एंड बलूचिस्तान में देयर वाज नो सिस्टम। तो पंजाब, आप ये कहाँ से सूबों ने बनाया? दी ओनली पीपल जिन्होंने पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाई, और वो थे पीपल ऑफ यूपी एंड सीपी, जिनको पता था कि बड़े से बड़ा पाकिस्तान भी बना तो उसकी हदूद हमारे
घर तक नहीं आएगी, लेकिन इसके बावजूद वो ज़ेर क़यादत कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह वो नारा लगा रहे थे कि लेके रहेंगे पाकिस्तान और बन के रहेगा पाकिस्तान। तो ये भाई साहब, ये तारीख को थोड़ी सी निगाह रखें, सुबह सुबह ने नहीं बनाया उसी, ना को सुबह का कोई इंसान है उसी। ये यहाँ जमहूरियत जो है वो तकसीम हो चुकी है कि ये क्या है, ये राइयों की सीट है, ये गुजरों की है, ये कश्मीरियों की है, ये राउस की है, ये लुगारीज की है, ये जतोईस की है। और यार कोई पाकिस्तान की भी सीट आपको नजर आती है उसी? Therefore you need a presidential form of government जहाँ एक आदमी खड़ा होगा, पूरा मुल्क उसको सपोर्ट करेगा और वहाँ जो होगा स्टेबिलिटी आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। ये लेकिन कसूरी साहब, इसमें कता कलामी की माजरत है, जो लगारी हैं, जतोई हैं, सिद्दीकी हैं, कसूरी हैं, या जो भी हैं, छोटा छोटा इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है जो मिलके नेशनल असेंबली में जाती है, वो ज़्यादा बेहतर है, या कोई एक ऐसा शख्स मेरे लिए या आपके लिए एलियन हो जिससे मेरा और आपका कनेक्शन ना हो, वो हम पर आकर जो है वो हुक्मरानी करे, जिससे मेरे आपके मसाइल का भी इल्म ना हो? कसूरी साहब देख रहे हैं, बात यह है कि वो तो पॉलिटिकल पार्टी के जरिए आएगा ना। पॉलिटिकल पार्टी तो नेशनल लेवल पर होगी और नेशनल लेवल पर आएंगी, वहाँ एक बंदा नॉमिनी होगा पॉलिटिकल पार्टी का, उसके मुकाबले में दूसरा बंदा होगा उस दूसरी पार्टी का नॉमिनी। तो वहाँ एक आदमी को पूरा पाकिस्तान सपोर्ट करेगा। और ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस लिए कंट्रोल करती है कि इसकी पावर क्या है इन दी मेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड दी ब्रेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट। सी, क्योंकि हंग पार्लियामेंट होती है और जो जिनके 5-6 वोटों से गवर्नमेंट बनी होती है, वो 6-7 बंदे ले जाते हैं, मियाँ साहब असी चले हाँ। और भाई क्यों चले? असी जी मैं तंग पै गया। एक को अचकन बना के ऊपर कुल्ले पर पगड़ी बांध के एक जोकर की तरह ले आते हैं जी, इसको वजीर बनाएं, इतने हमें कारखाने लगवाएं, ये करें। इनकी सारी पावर्स जो है वो मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट और थानेदारों को अपॉइंट करना और वहाँ लूट मार करना, दैट इज द पार्लियामेंट्री फॉर्मेट। यहाँ जो है मिनिस्टर जो आएंगे, दे नीड नॉट फिर कसूरी साहब, आपने अपने पार्लियामेंट पहले आर्ग्यूमेंट में बात की थी, वो लिटरेसी वाला मामला और गुर्बत वाला मामला, आप नहीं समझते कि इस वजह से ऐसे लोग जाते हैं जो फिर मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ दी गवर्नमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं और उन्हें खुद कुछ नहीं पता होता? ये वो लिटरेसी का मामला और गुर्बत वाला मामला इसको एम्पावर करता है ना ऐसे लोगों को। जी वो तो बिल्कुल करता है ऐसी। तो मैं तो देख रही बात यह है कि मुझे वीएन ना नवाज शरीफ का चाहिए, ना कोई जतोई का चाहिए, ना किसी जरदारी का चाहिए। मैं तो कायद आज़म के वीएन पर जाऊंगा और कायद आज़म का वीएन ये है, ये लगारी साहब कहें तो मैं इनको, मुझे अपना व्हाट्सएप भिजवा दें, मैं इनको भिजवाता हूँ हैंड रिटन नोट जो कि मैंने ड्रॉ किया है फ्रॉम दी आर्काइव से उसी। और वो हैंड रिटन नोट में कायद आज़म ने वाशगाफ लगात में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो हमारे यहाँ नहीं है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट में सूट करती है। उनका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिर्फ अंग्रेजों ने अपने लिए बनाई, क्योंकि वो जमील अहमद खान साहब 76 साल, यानी कसूरी साहब की जो बात है उसे हम सुने तो 76 साल हो गए, हम कहाँ से कहाँ होते कहाँ तक पहुँच गए। अभी भी खैर हमने पता नहीं कहाँ पहुँचना है, लेकिन अभी भी हम हिचकोले खा रहे हैं। लेकिन कन्फ्यूजन आप ये देखें कि वो बुनियादी नुक्ते पे है कि ये आया ये था या ये था, ये तो हमारे मसाइल हैं और हम इनका फिर हल ढूंढते फिरते हैं इधर उधर। हमने तो बुनियादी ठीक नहीं डाली शायद। नहीं, लेकिन ठीक है, हमने तो आगे बढ़ना है ना। गलतियां जो हुई वो तो सारे अभी उसका एतराफ़ भी कर रहे हैं और बयान भी कर रहे हैं कि अथॉरिटेरियन रूल में क्या हुआ, मुशर्रफ रूल में क्या हुआ, अयूब खान के रूल में जो बुनियाद पड़ी और ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलहदा हुआ, बाद में आके आहिस्ता आहिस्ता चल के जिस तरह कैपिटल को शिफ्ट किया गया और जिस तरह के से ईस्ट पाकिस्तान से आवाजें उठना शुरू हो गई कि हमारे झूठ के पैसे सारे यहाँ लगा दिए, जिस तरह एहसास महरूमी फैलना शुरू हो गई। तो बात यह है कि सिस्टम आपके पास पार्लिमानी जो मारूजाती हालात और माहौलियाती हालात हैं, उसमें आप चाहें या ना चाहें, कुछ सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी चाहे या ना चाहे। देखिए, मैं मोतरफ हूँ, दुनिया में सदारती निज़ाम बड़ी कामयाबी से चल रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा कामयाबी से पार्लिमानी निज़ाम भी चल रहे हैं। असल मसला क्या है? मसला यह है कि उसकी प्रैक्टिस आप किस तरह करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट किस तरह करते हैं, आपकी नीयत क्या होती है, आपके पास मॉडल क्या है। आपने 18th अमेंडमेंट किया, चलें ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन 18th अमेंडमेंट में आपने जिस उजलत से किया वो आज तक जो कंकरेंट हमारी मिनिस्ट्रीज हैं उसके ट्रांसफर नहीं हुए। जो ट्रांसफर चीजें और होनी थी, कैपेसिटी बिल्डिंग होनी थी, जो स्टाफ ट्रांसफर होना था
वो स्टाफ डबल हो गया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो चीज किसी तजर्बे और जो चीज किसी मनसूबाबंदी के तहत ना हो तो वो फेल होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो निज़ाम खराब है, इसका मतलब ये है कि हमने उसको जिस तरीके से इम्प्लीमेंट किया वो खराब है। अभी तो बात हो रही है हमारी कि 2024 के इलेक्शन में, 8 फरवरी के इलेक्शन में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ठीक ठाक काम करना शुरू कर दिया, लेकिन कोई रोड मैप ही नहीं दे रहा है हमें कि इकोनॉमी किस तरह ठीक करेंगे। तो इस तरीके से अगर 18th अमेंडमेंट जो कि सारे सूबों और सारी पार्टियों ने जो सारों ने मिलकर बनाया और एक कंसल्टेटिव प्रोसेस के तहत हुआ, आप उसको अच्छा कहें खराब कहें, देखिए उसकी प्रैक्टिस में खराबी हो सकती है। इस निजाम को आप बेहतर कर सकते थे। आप समझते हैं कि अब आपके पास पैसे कम हो गए, जो कि ऐसी बात है। आप समझते हैं कि मरकज में की किटी में पैसे कम रहते हैं क्योंकि आपको वो जो पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं 18th अमेंडमेंट के तहत सूबों को, वो हो जाते हैं। भाई आप उसको रिवाइज कर लें उस क्लास को। लेकिन ये है कि अगर अचानक उजलत में कोई बात की गई तो हमारे पास इस वक्त जो अंडर करंट्स हैं वो हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं रहेंगे। तो ये बात दुरुस्त। आप अमेरिका की अगर मिसाल लेते हैं तो 54 स्टेट में जिस तरह ऑटोनॉमी है, उनके स्टेट्स की पहले वो कर लें, उसके बाद प्रेसिडेंशियल फॉर्म कर लें। हाँ, अभी तो मेरा आर्गुमेंट या मेरा अगला सवाल यही है। लगारी साहब आपकी तरफ आता हूँ क्योंकि वक्त भी कम है, मैं चाह रहा हूँ कि आपको भी मैं एंगेज करूँ, आपकी भी टेक इस पे ले लूँ। अभी हमारी जो लूली लंगड़ी जमहूरियत जैसी तैसी है, जिसको हम इतने दहाइयों से लेकर चल रहे हैं, उसमें फिर बीच में जो भी उसके साथ रवैया होता रहा उसका हशर हुआ, अभी हम उसको ठीक नहीं कर सके। कि ऐसे में अगर कसूरी साहब की डिबेट को लेट से मान भी लेते हैं तो वो फिर उसमें हमने कितना वक्त ज़ाया करना है उसको संवारने में, बनाने में, चलाने में? हम तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। बात यह है कि जो ऑक्सीजन सोसाइटी को आ रही है ना, उस ऑक्सीजन की नलकी से तो पैर हटा दिया जाए ना, तभी आप ऑक्सीजन ले सकेगी सोसाइटी। ये जो ताकतवर एक पाँव रखा हुआ है उस नलकी के ऊपर जो सांस पहुंचा रही है, उसको उसके तो कम से कम उसकी रुकावटें तो दूर कर दी जाए। जमहूरियत के रास्ते में जो रुकावटें हैं उनको तो दूर कर दी जाए। जमहूरियत के लिए जो सिलेक्शन का सिस्टम चला है, लाडले गमले लगाने का जो सिस्टम चला है, उसको तो बंद कर देना है आप। ये जो आप पनीरियां लगाते हैं उसको तो सिलसिला खत्म होना चाहिए। ये कैसे होता है कि आन की आन में किसी को उठाकर आप इतना दिल से लगा लेते हैं कि वो लगता है कि आपके दिल की ठंडक है, फिर अचानक उसके बाद फिर अचानक क्या से क्या हो जाता है। खैर लगारी साहब, बड़ी माजरत के वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया लगारी साहब, जमील अहमद खान साहब, कसूरी साहब, आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जमहूरियत इस मुल्क के लिए वाहिद रास्ता है और इस जमहूरियत के लिए इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होने जा रहे हैं और इस इंतखाबी मौसम में सब सच बोलना शुरू हो गए हैं। लेकिन ये सच आधा है या पूरा है? और इस आधे सच के साथ अगर आधा झूठ है तो हमें इस आधे झूठ से छुटकारा हासिल करना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप किसी आधे सच की बुनियाद पर 16 माह इत्तेहादी रहें और बाद में आकर बताएं कि आपसे गलती हो गई, क्योंकि सियासत में कोई आपको धोखा नहीं दे सकता। इन पॉलिटिक्स बीइंग डिसीव्ड इज नो एक्सक्यूज। अल्लाह हाफ़िज़।